गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल स्टडी प्रोनाउन। चलिए, प्रोनाउन क्या होता है बेटा? सबसे पहले इसकी हिंदी जानेंगे। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। क्या होता है बेटा? सर्वनाम। देखिए, आपने संज्ञा पढ़ लिया, मतलब नाउन पढ़ लिया, नाउन के सारे पार्ट्स पढ़ लिए। नाउन में जेंडर, केस, आशा करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, एक एक चीजें। आज हम लोग देखेंगे प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों किया गया? वैसे तो इसकी कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन क्या होता था कि नाउन बार बार ना लिखा जाए। क्या होता है, एक सेंटेंस में बेटा बहुत सारे नाउन आ जाते हैं, तो एक सेंटेंस में जब बार बार नाउन आने लगते हैं तो उसको ना लिखे जाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया बेटा? प्रोनाउन का। जैसे देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है, जैसे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या है? वह शब्द है जो किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है बेटा? नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर मैं इसकी हिंदी लिखूं तो क्या लिखूंगा? नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द। जैसे कैसे? आप कहेंगे सर नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाना, तो कैसे प्रयोग किया जाना? जैसे मैंने कहा कि राम इज ईटिंग मैंगो। मैंने क्या कहा बेटा? राम इज ईटिंग मैंगो। राम को अगर मैं यहां चेंज करना चाहूं तो क्या लिख दूंगा बेटा? ही इज ईटिंग मैंगो। ही इज ईटिंग मैंगो। तो सर क्या किया आपने? राम की जगह पे नाउन था तो वहां पे क्या लगा दिया बेटा? प्रोनाउन लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रोनाउन लगा दिया। तो सर इसका एग्जाम्पल भी होगा। हाँ बिल्कुल है, एग्जाम्पल आपने ले लिया। कैसे? ही, शी, ये शब्द है बेटा। इट, दे, ही, शी, इट, दे, यू, इटी, सी, ये सारे क्या है बेटा? ये प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। क्या है? प्रोनाउन के एग्जाम्पल है ये। ही, शी, इट, दे, यू, ईटीसी, ये सारे आपके प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। अच्छा, जैसे आपने ये दिक्कत होगी सर इसका इस्तेमाल कहां होना है, तो वो मैं बताऊंगा आपको, और आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि प्रोनाउन का प्रयोग क्यों हुआ। देखिए, क्या होता था कि पहले जब हम एक सेंटेंस लिखने लगते थे, अगर मैं सेंटेंस लिखना शुरू करूं, राम, देखिए राम इज अ बॉय, फिर मैंने कहा राम लिव्स इन पीवीएच, फिर कहा राम स्टडीज इन पीवीएच, फिर मैंने ऐसी राम डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार देखिए, आप क्या देख रहे हैं कि एक सेंटेंस को लिखते टाइम राम हम ज्यादा बोल रहे हैं, बार बार राम 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 राम। तो अगर मैं, ये राम नाम तो छोटा है, लेकिन अगर किसी का नाम, जैसे मेरा नाम दीपेंद्र प्रताप सिंह, अगर मैं 5 बार लिखूं दीपेंद्र प्रताप सिंह, तो 3 पन्ने में तो वही आएगा बेटा। अगर मैं दीपेंद्र प्रताप सिंह लिखना शुरू करूं तो एक पेज में तो पूरा वही आ जाएगा। क्या होगा? दीपेंद्र प्रताप सिंह यहां, फिर दीपेंद्र प्रताप सिंह यहां, फिर दीपेंद्र प्रताप सिंह यहां। तो ऐसे क्या होगा बेटा? ये लगातार जो है आपका पेज भी भरेगा और बार बार बोलने में अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए ये राम सिर्फ शुरुआत में आप राम लिखेंगे, उसके बाद हर राम को क्या कर देंगे बेटा? ही कर देंगे। फिर यहां राम कहीं है तो उसको क्या कर देंगे बेटा? ही कर देंगे। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? फिर क्या होगा बेटा? जैसे मैंने कहा कि संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर बेटा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला कोई भी शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। चलिए हम इसके टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करूं तो वैसे तो 9 होते हैं बेटा, लेकिन आपको पढ़ने कितने हैं? 6 पढ़ने हैं। 6 में कौन कौन से होते हैं बेटा? आप देखिए, ध्यान से देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? व्यक्तिवाचक। देखिए, इसके हिंदी से ही आपको जानकारी हो जाएगी कि ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे देखिए, आपका पर्सनल प्रोनाउन क्या बोला है? व्यक्तिवाचक, मतलब कभी व्यक्ति की ही बात करेगा। अच्छा, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है? निजवाचक। निजवाचक मतलब खुद की चीजें से, खुद की बात जब आप करेंगे खुद की, तब आप किस में लाएंगे? वो रिफ्लेक्सिव में लाएंगे। इसी प्रकार संकेतवाचक। संकेत का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ दिखाना।
तो किसमें आ जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव में। देखिए आप हिंदी अगर जान रहे हैं किसी भी चीज की तो कितने आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। देखिए रिलेशन, संबंधवाचक, संबंध से ही लग रहा है तो ये ऐसे शब्द होंगे जो किसी न किसी के बीच कोलैब करके संबंध बताएंगे। इसी प्रकार देखिए प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सक्षम है प्रश्नवाचक तुरंत बता सकते हैं। और इधर डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा, विभाग सूचक। विभाग सूचक का मतलब ये किसी न किसी दो सेंटेंस को एक शब्द से अलग कर देगा या फिर अलग अलग बांटने की बात करेगा। तो हम लोग ये छवो प्रोनाउन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोनाउन जो है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन। चलिए देखिए पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन देखिए इसको समझना सबसे जरूरी है। आपके पूरे प्रोनाउन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कौन सा है बेटा, पर्सनल प्रोनाउन। तो पहले मैं इसको एक बार ऐसे बता देता हूं, आपके कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इस बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूं एक बार। इस मार्कर को, तीनों मार्कर को लेंगे। देखिए ये तीनों मार्कर, मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। क्या मानेंगे आप, ये फर्स्ट पर्सन है, मान लीजिए अमन फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में नाम लिख देता हूं बेटा, आपकी दिक्कत नहीं होगी। अमन फर्स्ट पर्सन है, साहिल सेकेंड पर्सन है और दीपू थर्ड पर्सन है। तो आप एकदम अच्छे से ध्यान देंगे बेटा। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि अमन जो है फर्स्ट पर्सन है, साहिल सेकंड पर्सन है और दीपू थर्ड पर्सन है। एकदम अच्छे से समझिएगा बात को। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके बहुत काम आएगा बेटा, क्योंकि वहां पे पर्सन पे ही डिपेंड करता है पूरा। अगर मैं कहूं कि ये फर्स्ट पर्सन है, तो जब फर्स्ट पर्सन बात करता है किसके, थर्ड पर्सन की, और किससे करता है, सेकेंड पर्सन से। फर्स्ट पर्सन क्या करता है, बोलता है। फर्स्ट पर्सन क्या करता है, बोलता है। और सेकंड पर्सन क्या करता है, इसकी सुनता है। और किसके बारे में बात होती है हमेशा, थर्ड पर्सन के बारे में। तो आप याद रखेंगे जो बोलता है बेटा, जो बोलता है वो किसमें आता है, फर्स्ट पर्सन में। और जो सुनता है, जो सुनता है वो किसमें आता है, सेकेंड पर्सन में। और जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है बेटा, थर्ड पर्सन। तो ये तो मान लीजिए बात की बात हो गई, ये तो समझने की चीज हो गई कि अगर तीन पर्सन एक साथ आप बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन कौन होगा, जो बोलेगा। और दूसरा पर्सन कौन होगा, जो सुनेगा। और थर्ड पर्सन कौन होगा, जिसके बारे में बात होगी। देखिए कैसे, अब मैं प्रोनाउन के हिसाब से ले लेता हूं इसको। पहले में क्या आएगा, आई और वी। या तो मैं बोलूंगा या तो हम बोलेंगे, या तो मैं बोलूंगा या तो हम बोलेंगे। और यू, यू क्या है बेटा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही चीज होता है, वो क्या होता है, यू। यू क्या होता है, तुम सुनोगे। जब मैं बोलूंगा तो तुम सुनोगे। और किसके बारे में बात होगी, उसके बारे में बात होगी। तो उसके क्या कहते हैं, ही, शी, इट, दे, या किसी का नेम। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं बेटा, मैंने कहा कि ही, शी, इट, दे, या किसी का नाम। किसी का भी नाम भी जो है क्या, कौन होता है, क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। जैसे हम क्या करते हैं, दो लोग बात करते रहते हैं, मान लीजिए दो लोग बात करना शुरू किए, तो क्या करते हैं, किसी न किसी का नाम भी कभी कभी लेते हैं कि यार जो है रमेश जो है बहुत गंदा लड़का है यार। तो क्या होता है, कभी अपनी बात तो करते नहीं दो पर्सन। मैंने बताया था आपको एक वीडियो में कि जब दो पिचाली एक साथ खड़े होते हैं तो क्या करते हैं, कभी अपनी बात नहीं करेंगे कि वो स्वयं क्या कर रहे हैं, वो ये देखते हैं कि तीसरा पर्सन क्या कर रहा है। वो हमेशा किसकी बात करेंगे बेटा, थर्ड पर्सन की बात करेंगे। इसी प्रकार आप देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। आई का मतलब क्या होता है, मैं। वी का मतलब क्या होता है, हम। तो सर आई का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए किया जाता है और वी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है बेटा, प्लरल के लिए किया जाता है। वी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, प्लरल के लिए। और आई का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, सिंगुलर के लिए। ठीक है, और ये याद रखिएगा, आई और वी ये सब हमेशा सब्जेक्ट में रहेंगे। यू देखिए, यू का मतलब होता है तुम। ये हमेशा प्लरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमेशा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा, प्लरल के लिए। आप याद रखेंगे, यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लरल रहेगा। यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा बेटा, प्लरल रहेगा। जैसे यू हैव हो गया, यू हैव नहीं बोलते, जबकि एक पर्सन ही होता है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, यू हैव बोलते हैं। कोई दिक्कत बेटा। अब यहां पे देखिए, ही मतलब
वो होता है मेल में। ही किसके लिए इस्तेमाल होता है? मेल। शी किसके लिए इस्तेमाल होता है? फीमेल। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है बेटा? मेल के लिए। और शी किसके लिए इस्तेमाल होता है? फीमेल के लिए। और ही मतलब वो होता है, और शी मतलब भी क्या होता है? वो ही होता है। इट मतलब भी वो होता है, और दे मतलब क्या होता है? वे होते हैं। अब आप कहेंगे सर इट किसके लिए इस्तेमाल होता है? इट आपको बता दूं बेटा, इट आपका न्यूटर जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है बेटा? न्यूटर जेंडर के लिए। न्यूटर जेंडर के कुछ भी होंगे तो उनके साथ क्या इस्तेमाल होगा? इट का इस्तेमाल किया जाएगा। दे आपका प्लरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा? प्लरल के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरी बात आप ये याद रखेंगे, दे का इस्तेमाल मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है। चाहे वो मेल प्लरल हो चाहे फीमेल प्लरल हो, दोनों में इस्तेमाल किसका होगा बेटा? दे का ही इस्तेमाल होगा। चलिए लास्ट देखिए, नेम। नेम किसी का भी नाम हो गया तो वो किस में आ जाएगा बेटा? थर्ड पर्सन में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे एग्जांपल अगर मुझे फर्स्ट पर्सन का लेना तो जैसे क्या लिखा? आई एम वॉकिंग। आई एम वॉकिंग। तो देखिए ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि मैं चल रहा हूं। मैं चल रहा हूं किससे कह रहा है? सेकंड पर्सन से कह रहा होगा। मैं कह चल रहा हूं किससे कह रहा है? सेकंड पर्सन से। तो मान लो अगर अमन ने कहा किससे? साहिल से, कि यार जो है दीपू कल से स्कूल नहीं आया है। कल से स्कूल नहीं आया है, किसके बारे में बात कर रहा है? पहला पर्सन जो बोलता है और दूसरा पर्सन जो सुनता है। अमन बोल रहा है किससे? साहिल से। क्या बोल रहा है? कि दीपू कल स्कूल नहीं आया था। तो इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आप इसको याद रखेंगे बेटा, इस चार्ट को बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से, कि आई का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए होता है, बी का इस्तेमाल प्लरल के लिए होता है, और यू का इस्तेमाल प्लरल के लिए हमेशा होता है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा प्लरल ही इस्तेमाल होता है। बाकी ही, शी, इट, दे ये सारे क्या है? थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले प्रोनाउन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि संकेतवाचक। संकेतवाचक शब्द से ही लग रहा है या किसी न किसी चीज को इंगित करेगा, किसी न किसी चीज को दिखाएगा। कैसे? यह शब्द किसी चीज को, यह शब्द किसी चीज को संकेत करने के लिए यूज होता है, किसी न किसी चीज को दिखाने के लिए। जैसे आप इस शब्द को पहचान रहे होंगे, दिस, दैट, दीज, दोज। यह सब शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में आपको संज्ञा के स्थान पर दिख जा रहे हैं, ये सारे शब्द किसके स्थान पर बेटा? संज्ञा के स्थान पर अगर दिख जा रहे हैं आपको, तो आप तुरंत क्या कह देंगे बेटा? तुरंत मान लेंगे कि ये क्या है? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोनाउन का इस्तेमाल किसकी जगह पे होता है बेटा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। तो आप याद रखेंगे, कोई भी शब्द जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इनकी शुरुआत में अगर नाउन की जगह पे हो जाए, इनका यूज नाउन के स्थान पर हो जाए। जैसे एग्जांपल देखिए, पहले एग्जांपल लेता हूं मैं, दिस इज आ बुक। यह क्या है बेटा? एक किताब है। देखिए यह क्या है? एक किताब है। दिखा रहा है, वो संकेत कर रहा है कि क्या है? एक किताब है। इसी प्रकार अगर मैंने कहा दीज आर पेन्स, ये क्या बोला मैंने बेटा? दीज आर पेन्स। ये सारी चीजें क्या है? पेन है। देखिए क्या दिखा रहा है कि ये क्या है? पेन है। आप ध्यान दीजिए, ये क्या है बेटा? पेन है। इसी प्रकार अगर मैंने कहा दैट, कहीं दूर कोई चीज रखी हुई, दिस रखी हुई, दिस इज माई बुक। और अगर कोई चीज दूर रखी है तो क्या लिखा? दैट इज अ टेबल। आप ये ध्यान दीजिए कि जो दिस, दैट, दीज, दोज इस्तेमाल हो रहा है, किसके इस्तेमाल जगह पे हो रहा है बेटा? नाउन के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। और सब्जेक्ट ही क्या होता है बेटा? नाउन होता है। नाउन ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। देखिए एक दूसरे से कैसे कोलैब कर रहे हैं, और क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हो रहा है और नाउन के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अच्छा, दैट इज अ टेबल मतलब क्या होता है? वह एक टेबल है। देखिए यह वह दिखाना क्या? यह एक चीज है और वह एक चीज है। क्या कर रहे हैं हम? कहीं ना कहीं एक दूसरे को संकेत कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कोई चीज वहां पे रखी हुई है या कोई चीज यहां पे रखी हुई है। इसी प्रकार देखिए दीज, दोज आर बटरफ्लाई।
अगर मैंने कहा 2000 बटरफ्लाइज का मतलब क्या है, वो सारी चीजें क्या है, वो सारे क्या है, बटरफ्लाइज हैं। वो क्या है बेटा, बटरफ्लाइज हैं। तो देखिए एक एग्जांपल से आप हर एक एग्जांपल से देखिए, हर एक वर्ड का मैंने एक एक एग्जांपल बता दिया। आप एग्जांपल से तुरंत अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली चीज तो इसकी शुरुआत किससे होनी चाहिए, सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, दिस दैट दीज दोज होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, ये जो है नाउन के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो आप याद रखेंगे नाउन के स्थान पर और सब्जेक्ट की जगह पर होना चाहिए, तभी ये क्या होगा बेटा, आपका ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोनाउन की ओर। नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए यहां पर लिखा हुआ है निजवाचक। निजवाचक क्या होता है बेटा, जब आप किसको शो करेंगे, निजता को शो करेंगे, खुद की चीजें। जैसे आपने बताया कि ये कार्य मैंने खुद किया है, ये कार्य किसने किया है, मैंने खुद किया है। जब आप खुद की बात करने लगे उस टाइम आप कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे बेटा, आप किस प्रोनाउन का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको देखते हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए डेफिनेशन तो बहुत सारी होती है, लेकिन ये बनता कैसे है, हमने एक नया फॉर्मूला ढूंढा है। देखिए हो सकता है आपको समझ में आए। तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के, जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पजेसिव केस के साथ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पजेसिव केस के साथ और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के साथ, फर्स्ट सेकंड पर्सन के पजेसिव केस के साथ और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ या सेल्फ लग जाए तो क्या हो जाएगा वो बेटा आपका, वो आपका कौन सा प्रोनाउन कहेंगे बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। कौन सा प्रोनाउन कहेंगे बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। कैसे सर ये भी बता दीजिए कैसे होगा। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का अगर मैं पजेसिव केस लूं बेटा, तो आई का क्या हो जाता है, आई का पजेसिव केस होता है माई। आई का पजेसिव केस क्या होता है बेटा, माई। आपने देखा होगा आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, बिल्कुल फर्स्ट पर्सन है। अभी मैंने इसके पहले पर्सनल प्रोनाउन में आपको बताया कि आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो आई का क्या हो जाएगा, आई का माई होता है पजेसिव केस और वी का क्या होता है, आवर होता है। इनमें क्या जोड़ना है बेटा, सिर्फ सेल्फ और सेल्फ जोड़ना है। तो सर सेल्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है और सेल्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि सेल्फ का प्रयोग बेटा सिंगुलर के लिए होता है। सेल्फ का प्रयोग किसके साथ रहेगा बेटा, जो सिंगुलर शब्द रहेंगे उनके साथ किसका प्रयोग होगा बेटा, सेल्फ का होगा। और जो प्लरल रहेंगे उसके साथ किसका होगा, जो प्लरल रहेंगे उसके साथ किसका होगा, सेल्फ का प्रयोग होगा। तो चलिए इसी के फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में कौन सा केस बेटा, पजेसिव केस। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई। वी का पजेसिव केस क्या होता है, आवर। यू का पजेसिव केस क्या होता है, यू का पजेसिव केस होता है बेटा योर। अब देखिए इसमें जोड़ना क्या क्या है, फटाक फटाक जोड़ना शुरू करिए। माई में सेल्फ जोड़ेंगे क्योंकि माई क्या है, सिंगुलर है। तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। क्या हो जाएगा बेटा, माई सेल्फ। देख कितना आसान है, माई में क्या जोड़ दिया, सेल्फ जोड़ दिया। क्यों सेल्फ जोड़ा, क्योंकि ये सिंगुलर है। और दूसरी चीज ये क्या है, इसका फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है। वी में आवर, आवर मतलब क्या होता है, प्लरल होता है। आवर मतलब क्या होता है, हमारा। हमारा क्या है, प्लरल होता है। तो इसके साथ क्या जोड़ देंगे बेटा, सेल्फ जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ। कोई दिक्कत बेटा। आप क्या करेंगे, इसमें आवर सेल्फ हो गया, योर के साथ क्या जोड़ देंगे बेटा, योर सेल्फ। तो क्या हो जाएगा बेटा, योर सेल्फ। कोई दिक्कत। अच्छा अब आप देखिए, सर आपने फर्स्ट और सेकंड पर्सन बता दिए, थर्ड पर्सन देखिए। जैसे ही का मैंने कहा है, किसका केस, कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस, ही शी। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, हिम होता है। और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। याद रखिएगा आप बिल्कुल भी इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे। आप कभी भी थर्ड पर्सन में पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा थर्ड पर्सन में, क्योंकि अगर मैं हिज लिख दूं तो हिज सेल्फ कोई शब्द नहीं है। तो हिम सेल्फ के साथ, हिम के साथ, हिम क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, सेल्फ जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, हिम सेल्फ हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं हर के साथ सेल्फ जोड़ दूं तो हर सेल्फ साथ जुड़ गया, तो क्या हो गया बेटा, हर सेल्फ हो जाएगा। क्योंकि हर भी क्या है, एक आपका सिंगुलर है। एक शब्द और बचा हुआ है, दे। दे क्या है बेटा, दे सर प्लरल है। दे क्या है,
प्लरल है तो दे का पहले तो हम ऑब्जेक्टिव केस निकालेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम, और देम प्लस क्या हो जाएगा बेटा, सेल्फ्स। क्यों सेल्फ लगा, क्योंकि सर सेल्फ हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्लरल के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या हो गया बेटा ये देम सेल्फ, देम सेल्फ। अब देखिए ये तो मान लीजिए चेंजिंग हुआ कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, सेल्फ। तो आप याद रखेंगे कोई भी सेंटेंस अगर आपको पहचानने को आएगा बेटा तो उस टाइम आप क्या करेंगे, उस सेंटेंस में सिर्फ ये शब्द ढूंढेंगे। अगर ये शब्द उन सेंटेंस में आपको दिख गया कहीं भी तो तुरंत आप किस पे टिक कर देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। ये सारे शब्द की हुई किसमें आते हैं, माई सेल्फ मतलब मैं खुद, मेरा खुद का, आवर सेल्फ हमारा, योर सेल्फ तुम्हारा खुद का, हिम सेल्फ उसका खुद का, हर सेल्फ उसका खुद का लेडीज वर्जन, और देम सेल्फ मतलब उन सब का। तो क्या हुआ बेटा, ये चीजों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सॉल्व कर रहे हैं। याद रखेंगे इस बात को कि जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ और सेल्फ लग जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस में थोड़ा सा मिटाएंगे। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं बेटा, देखिए एग्जांपल मैंने अगर लिया तो क्या लिखूंगा बेटा, जैसे मैंने लिखा ही डन दिस वर्क हिमसेल्फ। क्या किया बेटा मैंने, ही डन दिस वर्क हिमसेल्फ। ही क्या है बेटा, थर्ड पर्सन है, और इसी का देखिए यहां पर क्या बन गया है, हिमसेल्फ बन गया है। तो अगर यहां पर बेटा फर्स्ट पर्सन की जगह पे अगर यहां पे सी होता, थर्ड पर्सन के यहां सी होता तो यहां क्या हो जाता बेटा, हर सेल्फ हो जाता। यहां पर क्या होता, दे होता तो यहां क्या हो जाता, देम सेल्फ हो जाता। तो इसी प्रकार जो है चेंजेस आते रहते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोनाउन की ओर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नाउ प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आपने इसके पहले ही पढ़ रखा है। इंट्रोगेटिव का मतलब अगर आ गया तो मतलब प्रश्न ही पूछेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन ये है कि प्रश्न कैसे पूछेगा, उसकी शुरुआत में जब शब्द की शुरुआत व्हाट, व्हेन, हाउ, विच, हुम, हु, ऐसी बहुत सारे आपके प्रश्न सूचक है। WH फैमिली पूरा आप ले सकते हैं बेटा। इनसे हो जाए तो क्या करना है बेटा, उस सब का प्रयोग नाउन के स्थान पर हुआ हो। पहले चीज तो किससे शुरुआत हुई हो, इससे शुरुआत हुई और किससे, ये तो प्रश्न सूचक है वैसे भी। और शुरुआत इनके हमेशा, जैसे एग्जांपल आप देखिए मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो क्या हुआ बेटा, यहां पर देखिए व्हाट, व्हाट कहां पे है, संज्ञा के स्थान पे है, सब्जेक्ट के स्थान पे है। व्हाट कहां पे है बेटा, संज्ञा के स्थान पे है और सब्जेक्ट के स्थान पे है। तो ये क्या हो गया, ये आपको क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव क्या होता है बेटा, वही प्रश्न सूचक। प्रश्न ये भी पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। फिर इसी प्रकार जैसे मैंने पूछा कि व्हेन यू कम, तुम कब, व्हेन यू केम, तुम कब आए, तुम कब आए। देखिए प्रश्न सूचक में क्या है, आप ये साइन लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, साइन से तो पहचानेंगे। दूसरा चीज आप क्या है, देखिए इसकी शुरुआत किससे हुई है, व्हेन से हुई है, प्रश्न सूचक से हुई है। जब किसी वाक्य की शुरुआत किसी भी प्रश्न सूचक शब्द से हो जाए तो वो क्या कहलाएगा बेटा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। दूसरी चीज ये कि इस प्रश्न सूचक शब्द का इस्तेमाल जो है नाउन के स्थान पर होना चाहिए। बस आपको दो बात याद रखनी है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। जैसे मैंने कहा हाउ आर यू, आप बहुत सारे जो है हमेशा सवाल करते रहते हैं लोगों से कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो देखिए हाउ कहां है बेटा आपका, नाउन के स्थान पर, और नाउन के स्थान पर है तो क्या हो जाएगा बेटा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो आशा करता हूं आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रोनाउन की ओर, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए बेटा इसको आप अच्छे से समझेंगे, जिस प्रकार आपने रिफ्लेक्सिव देखा था अच्छे से, इसी प्रकार ये रिलेटिव भी आप एकदम अच्छे से देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैंने कहा देखिए इसमें सामान्यतः क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बेटा, क्वेश्चन वर्ड का। सर क्वेश्चन वर्ड तो आप इंट्रोगेटिव में प्रयोग किए थे, नहीं बेटा, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में हमें प्रयोग किया था, लेकिन किसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर। और इसमें क्या है कि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग दो समान उपवाक्यों, दो समान उपवाक्यों। उपवाक्य क्या होता है बेटा, जैसे देखिए दिस इज द बॉय, फिर उसके बाद शोड मी अ पिक्चर। देखिए दो उपवाक्य हैं, बिना इसके ये अधूरा है, बिना इसके ये अधूरा है। आप ध्यान दे रहे हैं नहीं, अगर मैं कहूं दिस इज द बॉय, चलिए मान लिया तो पूरा हो गया कि ये एक लड़का
है, लेकिन कौन है ये लड़का? आपके मन में एक सवाल आएगा ना कि ये कौन लड़का? आपने कहा सर दिस इज अ बॉय, यार तो मैं भी देख रहा हूं यार कि ये लड़का है, लेकिन आपके मन में सवाल आएगा ना कि कौन लड़का है, तो आप बताते हैं। तो बिना इसके ना ये पूरा है और ना बिना इसके ये पूरा है। अगर मैं कहूं शोड मी ए पिक्चर, कौन भाई साहब, कौन दिखाया, कौन दिखाया? आपके मन में एक सवाल आता है ना। अगर मैंने कह दिया आपसे शोड मी ए पिक्चर, तो आप क्या तुरंत मान लेंगे? नहीं बेटा, आपके मन में एक सवाल उठेगा कौन दिखाया, तो आप उपवाक्य मतलब समझिए कि उपवाक्य में संज्ञा का संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है बेटा? संज्ञा का संबंध बताने के लिए। देखिए क्वेश्चन वर्ड, आपको पूरे सेंटेंस में एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन वर्ड कहां दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है। और इसमें कहां दिख रहा है बेटा? यहां दिख रहा है। दोनों सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आपको दिख रहा है। देखिए ये क्या कर रहा है, ये दो सेंटेंस के बीच में बेटा संबंध बता रहा है। दो सेंटेंस आपके उपवाक्य के बीच में सेंटेंस संबंध बता रहा है। कैसे? दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु शोड मी अ पिक्चर। ये वही लड़का है, ये वो लड़का है जिसने मुझे पिक्चर दिखाया था। कौन सा लड़का है बेटा? वही लड़का है जिसने मुझे पिक्चर दिखाया था। आई गॉट द पेन, आई गॉट द पेन विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे। मैं एक पेन पाया। कौन सी पेन पाया बेटा? वो पेन जो कल खो गई थी। तो क्या देखिए, इन और इन सेंटेंस के बीच में रिलेशन बता रहा है ना बेटा बीच। और एक बात याद रखेंगे, हु का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है? लिविंग थिंग के लिए। और विच का प्रयोग किसके लिए होता है बेटा? नॉन लिविंग थिंग के लिए। अपवाद में भले विच का प्रयोग हो जाए, बाकी सारी चीजें विच का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। और हु का प्रयोग किसके लिए होता है? लिविंग थिंग के लिए। तो अब देखिए रिलेशन एकदम अच्छे समझिएगा। मैंने कहा दिस इज द बॉय, ये कौन है? जैसे मैंने कहा दिस इज द शर्ट, दिस इज द शर्ट विच आई बॉट यस्टरडे। ये वो शर्ट है जो मैं कल खरीद के लाया। अगर मैंने कहा दिस इज द शर्ट, तो आप कहते हैं हाँ शर्ट तो सर मैं भी, मेरी भी आंख है, मैं देख के जान सकता हूं कि शर्ट है, लेकिन ये वो शर्ट है जो मैंने कल खरीद के लाया। जब आप बताएंगे तो क्या कर रहे हैं कि पहला सेंटेंस का रिलेशन किससे जोड़ रहे हैं? दूसरे से। और किससे जोड़ रहे हैं बेटा? विच से। तो आप जब किसी भी क्वेश्चन वर्ड से किसी भी दो सेंटेंस का रिलेशन एक के साथ दूसरे को जोड़ेंगे तो वो किसमें आ जाएगा? आपका रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे लास्ट प्रोनाउन, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखिए इसको शब्द से ही मैंने बताया था कि इसके हिंदी शब्द से ही आप अंदाजा लगा लेंगे क्या है ये? विभाग सूचक है। देखिए विभाग सूचक का मतलब क्या होता है कि ये क्या करेगा? सेंटेंस में आपको जैसे चार लोग दिए, चार लोग में से किसी एक की बात करेगा। हमेशा ये क्या करेगा? विभाजन करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन का शब्द सुने आप, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसी को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या होता है? जैसे आप कभी कभी देखते हैं 15 अगस्त को आप लड्डू बांटते हैं बेटा, तो कहते हैं आपके टीचर डिस्ट्रीब्यूट ईच ऑफ देम, डिस्ट्रीब्यूट ईच ऑफ देम। मतलब एक एक बच्चे को आप जो है बांटिए, एक एक बच्चे को बांटिए। कैसे? जैसे एग्जांपल आप क्या लिखा? ईच, आइदर, नाइदर जैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर ये शब्द आपको किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो आप तुरंत उसको क्या कह देंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं जैसे सेंटेंस लू, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल समझने की कोशिश करिएगा बेटा। मैंने कहा कि ईच ऑफ द बॉय गेट प्राइज, ईच ऑफ द बॉय गेट प्राइज। हर लड़का, हर एक लड़का, मतलब यहां पे वन बॉय की बात कर रहा है बेटा, याद रखेंगे आप। ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, एक लड़का, सिर्फ एक लड़का, हर एक लड़का क्या पाया है? प्राइज पाया है बेटा। अब जैसे दिया हुआ है आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड द रेलवे स्टेशन। बहुत सारी रोडें हैं वहां पर, मतलब मान लीजिए चौराहे पे आप खड़े हैं, तो आप क्या कहेंगे? इनमें से कोई एक रोड, आइदर ऑफ दीज रोड। मतलब यहां पर देखिए रोड कितनी की बात कर रहा है? एक रोड की बात कर रहा है। इनमें से कोई एक रोड जो है किस तरफ जाएगा? रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। अगर मैंने कहा कि आइदर ऑफ दीज रोड, मतलब सिर्फ मैं एक रोड की बात कर रहा हूं। अगर चार रोड है फिर भी मैं क्या कहूंगा कि आइदर ऑफ दीज रोड लीड द रेलवे स्टेशन। इनमें से कोई एक रोड जो है रेलवे स्टेशन को लीड कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने कहा नाइदर ऑफ द टू हाउसेज गुड। ना ये घर अच्छा है ना वो घर अच्छा है, इन दोनों में से कोई भी घर अच्छा नहीं है। तो आप ये चीज ध्यान दे रहे हैं कि हमेशा किसकी बात कर रहे हैं? किसी एक की ही बात कर रहा है हर सेंटेंस में। तो क्या हुआ? विभाजित कर रहा है किसी। अब देखिए बहुत सारे बच्चों में से एक एक बच्चे को, चाहे 40 बच्चे, तब भी मैंने कहा कि ईच ऑफ द बॉयज। तो हर एक लड़के जो है क्या पा रहे हैं? प्राइज पा रहे हैं। तो क्या किया मैंने बेटा? डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये जो है जब आपका ईच, आइदर, नाइदर किसी भी शब्द में जब आपको पहचानने को है, इसको पहचानिए कौन सा प्रोनाउन है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत जो है ये शब्द देख लेंगे और ये शब्द दिख गया तो आप उसको क्या कह देंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह देंगे। थोड़ा सा नोट लिखेंगे और इसको खत्म कर देंगे।
नाउ नोट, लास्ट है एकदम, आप इस पे ध्यान देंगे। नोट में क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन साथ हो एक सेंटेंस में। अगर एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन आ जाते हैं तो आपकी सीरीज क्या रहेगी, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। 221 आप याद रखेंगे बेटा। कैसे, जैसे मैंने कहा कि यू, ही एंड आई वर प्रेजेंट देयर, तुम, वो और मैं वहां पर प्रेजेंट थे। देखिए बेटा, अगर ये तीनों पर्सन एक साथ आ रहा है तब भी यही सीरीज बनेगी। अगर मैं कह दूं दो पर्सन एक साथ आ गया, मान लीजिए कि आपका क्या आ गया, यू और ही आ गया अकेले, तब भी आप यही सीरीज 2-3 की सीरीज याद रखेंगे, ठीक है ना। और अगर ही और आई आ गया तब भी आप 3-1 की सीरीज याद रखेंगे। तो आपको याद ये रखना है कि आपकी सीरीज कैसे बनेगी बेटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर एक साथ आ जाए तो आप क्या याद रखेंगे, 231 याद रखेंगे। ये था आपका पहला नोट। सेकंड नोट ये है कि मी, हिम, देम ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होते हैं। वो तो वैसे भी सर आपने ऑब्जेक्टिव केस लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, ही गेव मी अ पेन, देखिए ही गेव मी किसको दिया, मुझे दिया, क्या दिया, पेन दिया, दोनों ऑब्जेक्ट है बेटा, मैंने बताया हुआ है। फिर क्या हुआ, आई टॉट देम, किसे बताया, किसे बताया, वो क्या हो जाता है बेटा, आप जानते ही हैं ऑब्जेक्ट में मैंने बताया हुआ है, अलग अलग बताया हुआ है। तो क्या हुआ, देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, इन द क्लास क्या है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए यू, लास्ट, यू का प्रयोग नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में होता है। यू का प्रयोग दोनों केसेस में होता है। कैसे, यू रोट अ लेटर, यहां पर क्या है बेटा, नॉमिनेटिव केस में है। और यहां पर क्या है, आई रोट यू अ लेटर, किसके लिए लिखा मैंने, तुम्हारे लिए लिखा, तुम्हारे लिए लिखा, किसके लिए लिखा और क्या लिखा। जब किसका बात आता है तो आप जान ही रहे हैं, और उसका किसका बात आता है, कौन सा वो ऑब्जेक्ट हो जाता है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या दिया है, लेटर लिखा है, तो क्या आ जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको याद आ गया होगा एक बार, जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग थिंग होता है। देखिए दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस में है तो नॉमिनेटिव केस। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।